अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सफ़रनामा। सफ़रनामा क्या है उसकी तारीफ़ पढ़ेंगे और सफ़रनामा की ग़र्ज़ व गायत, लिखने की ज़रूरत क्या है, उसके मौज़ूआत क्या होती हैं, या सफ़रनामा के अज्ज़ाए तरकीबी अगर देखें क्या हैं, और आगाज़ व इर्तिका, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग तवज्जो फरमाएं। देखिए बच्चों, सफ़रनामा क्या है। सफ़र जो लफ्ज़ है असल में मुसाफत तय करने को है। मुसाफत करना यानी जिसको हम ट्रैवल कहते हैं, ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाने को सफ़र कहते हैं। तो सफ़रनामा, नामा क्या है? कोई लिखी हुई चीज़, यानी सफ़र के हालात लिखे जाएं जिस तहरीर में, उसको सफ़रनामा कहेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आप लोग तवज्जो फरमाएं। मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ में लिखिए, और आप लोग अपने पास कापी पेन ज़रूर रखेंगे। पहले ये लेक्चर अच्छे से सुनिए और फिर आखिर पर आप ये पूरा लेक्चर जो है वो लिख कर इसको तैयार करेंगे। सफ़रनामा से क्या मुराद है? सफ़रनामा अदब की एक जदीद नसरी सिन्फ़ है। जदीद नसरी, जदीद होता है नई, नसरी हो गया क्योंकि ये नसर में है। आम तहरीर सादा तहरीर होती है, इसलिए इसको नसरी तहरीर कहते हैं। सिन्फ़ क्या है? इसनाफ़ और सिन्फ़। सिन्फ़ कहते हैं, हमने आपको शुरू में दो हिस्से बताए थे अदब के, एक नसरी होता है और दूसरा होता है हिस्सा शायरी। तो हिस्सा नसरी जो हमारा हिस्सा नसर है, उसका एक हिस्सा हम मान लें, उसको हम सिन्फ़ कहते हैं। सिन्फ़ का मतलब होता है जुज़, यानी हिस्सा नसर का एक जुज़ है, तो वो क्या है? सफ़रनामा। जिस तरह हमारे पास दास्तान, अफसाना, नावल, ड्रामा, खाका वगैरह हैं, इंशाइया है, तो उसी तरह ये भी एक जुज़ है हिस्सा नसर का। ठीक है, तो क्या पढ़ा? सफ़रनामा अदब की एक जदीद तरीन नसरी सिन्फ़ है। इसमें तख्लीक कार किसी सफ़र से जुड़ी पूरी कहानी या उससे मुताल्लिक़ किसी ख़ास वाक़या का ज़िक्र अदीबाना अंदाज में करता है। कि सफ़रनामा क्या होता है कि इसमें तख्लीक कार किसको कहेंगे? सफ़रनामा निगार, जो सफ़रनामा लिखने वाला है, सफ़र के हालात को लिख कर बयान करने वाले को हम क्या कहेंगे? तख्लीकार, यानी सफ़रनामे का तख्लीकार, सफ़रनामा लिखने वाला। वो क्या करता है कि सफ़र से जुड़ी हुई, वो मान लो आप खुद हैं, आपने कहीं किसी बाहर के मुल्क का सफ़र किया है, आप वहाँ से जितने रोज़ भी आप यहाँ से गए वहाँ तक, वहाँ से वापस आए, आपको यहाँ से जाने में, वहाँ रुकने में और वापस आने में बहुत सारे हालात का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ों से आप मुतासिर होंगी। तो वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगेंगी, जो आपको मुतासिर करेंगी, जिन हालात से आपको गुजरना पड़ेगा, अगर आप उन हालात का ज़िक्र करेंगे, लिख कर लोगों के सामने पेश करेंगे, तो वो सफ़रनामा कहलाएगा। तो वही मान लो आप ही सफ़र कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि सफ़र के साथ जुड़ी हुई जितनी भी वो कहानी होगी, जो हालात होंगे, उसके मुतालिक वाक़या का ज़िक्र जो है आप अदीबाना अंदाज में, यानी अदीबाना क्या है? अदीब लिखने का काम करता है, यानी लिख कर अगर आप बयान करेंगे तो वो सफ़रनामा कहलाएगा। आगे क्या कहते हैं कि सफ़र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। याद रखना है आपने बच्चों, जो सफ़र लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, सफ़र कौन सा लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके माना है मुसाफत करना। मुसाफत करना मतलब कि फ़ासला तय करना या ट्रैवल करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। सफ़र के हालात लिखने को सफ़रनामा कहते हैं। आ गया समझ में कि जो भी सफ़र के हालात थे, अब ज़रूरी नहीं हर चीज़ लिखेंगे, लेकिन ख़ास जिनसे मुतासिर हुए होंगे, जो आपको अच्छी लगेंगी, वही बयान कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि सफ़र के जो हालात थे उनको बयान करना क्या कहलाता है? सफ़रनामा कहलाता है। उसको लिखने का मकसद किसको, यानी सफ़रनामा को जो लिखने का मकसद है वो क्या है? सफ़रनामा को लिखने का मकसद ये होता है, इसको लिखने का मकसद क़ारीन को अपने तजर्बात और वाक़ात से आगाही देना, आम इंसान के अंदर दियार गैर के बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा करना और सफ़र की दास्तान सुनाना है। क्यों लिखा जाता है सफ़रनामा? क्या ज़रूरत है? एक तो
جو مسافر ہے، جو سفر کر کے آیا ہے، ہاں یاد رکھنا سفر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسافر کہتے ہیں۔ جب وہ تب تک مسافر ہے جب تک وہ گھر واپس نہ لوٹ جائے۔ تو وہ جو مسافر سفر کر کے آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں وہ دیکھ کر آیا ہے ان چیزوں سے آپ کو بھی واقفیت کروا دے، تاکہ آپ کے اندر بھی یہ ذوق شوق پیدا ہو، آپ بھی باہر جا کے وہ چیزیں دیکھ کے آئیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ذوق ہوتا ہے لکھنے کا، وہ ہر چیز لکھتے ہیں تو وہ ان کی پسند ہوتی ہے، لیکن خاص مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو سفر کرنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ قارئین ہوتے ہیں پڑھنے والے، کہ پڑھنے والوں کو اپنے تجربات و واقعات، کہ جن واقعات سے وہ گزرا ہے، جو اس نے دیکھے ہیں، جو تجربات یعنی ایکسپیریمنٹس اس نے کیے ہیں، آبزرویشنز کی ہیں، وہاں دیکھا ہے، وہ جانکاری آپ تک پہنچائی جائے، پڑھنے والوں تک پہنچائی جائے۔ عام انسان کے اندر دیار غیر، دیار کہتے ہیں شہر کو، غیر ہو گیا باہر کے، وہ ملک، وہ شہر جو آپ نے نہیں دیکھے، تاکہ ان کو دیکھنے کا شوق آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں ڈالا جائے، کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا کرنا، یعنی آپ کے اندر بھی یہ شوق پیدا کیا جائے، آپ بھی ان شہروں کو جا کر دیکھیں اور سفر کی داستان سنانا ہے۔ تو دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے تخلیقار کا، کہ وہ آپ کو سفر نامہ کیوں لکھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے؟ تاکہ وہ آپ کو اپنے سفر کی داستان سنا سکے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اندر ذوق پیدا کرے، آپ بھی باہر کے ممالک کو، باہر کے شہروں کو جا کر دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ان حالات کو، اس داستان کو، اس کہانی کو ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ سفر نامہ میں کئی اصناف کی جھلک پائی جاتی ہے۔ دیکھو اصناف جو ہے بچوں یہ صنف کی جمع ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کس کی جمع ہے؟ صنف کی۔ آگے سمجھ میں؟ صنف میں نے آپ کو بتا دیا، جز کو کہتے ہیں، ٹکڑے کو کہتے ہیں، وہ چاہے شعر و شاعری کا جز ہو کوئی، چاہے نثری حصے کا جز ہو۔ تو یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں کہ سفر نامہ میں کئی اصناف کی جھلک پائی جاتی ہے۔ کئی اصناف سے کیا مراد ہے؟ مختلف صنفوں کا مجموعہ ہے یہ، جیسے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، خاکہ، انشائیہ وغیرہ کی جھلک اس میں پائی جاتی ہے۔ ان کے موضوعات، ان کی جھلکیاں ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان سب کا اس کو ہم مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس میں خاکہ کی بے باکی، انشائیہ کی روانی اور افسانہ کا زور ایک ساتھ پایا جاتا ہے۔ یہاں سے کیا مراد ہے کہ دیکھو اگر سفر کرنے والا جو ہے وہ وہاں جا کر کسی شخص سے ملا، اس سے متاثر ہوا، یہاں آ کر اس نے اپنے سفر کے بارے میں لکھتے لکھتے اس شخص کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ شخص اتنا اچھا ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کی اچھائیاں برائیاں ہمارے سامنے پیش کر دیں، تو سمجھ لو کہ خاکے کی جھلک مل گئی ہم کو۔ اگر اس میں مصنف نے کسی واقعے کو بے تکلف انداز میں لطف مزے لے کر بیان کر دیا تو سمجھ لو کہ وہ انشائیہ کی جھلک مل گئی ہمیں۔ ایسے ہی اگر مصنف نے یعنی لکھنے والے نے کیا کر دیا کہ کوئی ایک پہلو، کوئی ایک واقعہ بیان کر دیا تو سمجھ لو کہ افسانہ مل گیا ہمیں۔ کیوں؟ افسانے میں یہی ہوتا ہے نا کہ کسی خاص موضوع، کسی ایک واقعہ، کسی ایک حالات کو، کسی ایک احساس کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ افسانہ کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ہاں، تو افسانہ جو سفر نامہ نگار ہے، سفر نامہ پیش کرنے والا جو شخص ہے، وہ ہمیں جب سفر نامہ لکھتا ہے تو مان لو اس نے تو اپنے پورے سفر کی داستان، اپنے پورے سفر کی کہانی سنائی ہے ہمیں، تو وہاں پر ہمیں کہانی کی جھلک مل جاتی ہے، داستان کی جھلک بھی مل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سفر نامہ میں مختلف اصناف کی جھلک ملتی ہے اور یہ مختلف اصناف کا مجموعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ سفر نامہ مختلف شخصیتوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ مختلف شخصیتوں کو، اس سے کیا مراد ہے؟ شخصوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، مختلف جو اس میں مختلف انداز سے مختلف شخصیتوں سے اگر ملاقات ہوئی ہے تو ان کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مختلف مقامات کی سیر کرواتا ہے، مختلف مقامات کی سیر کرواتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ مان لو
सफ़रनामा पेश करने वाला शख्स मुख्तलिफ़ मकामात पर घूम कर आया है, वो मान लो दिल्ली गया है, पंजाब गया है, उसके बाद मुंबई से होकर आया है, मुख्तलिफ़ शहरों का आप देखें कि अगर उसने ताज महल देखा है तो वो यहाँ आकर अलग अलग जगहों का ज़िक्र करेगा। तो इस तरह से वो हमें मुख्तलिफ़ जगहों की सैर भी करवा देगा, है ना। जब हम सफ़रनामा पढ़ेंगे तो हमें मुख्तलिफ़ मकामात की सैर भी हो जाएगी। ऐसे ही मुख्तलिफ़ चीज़ों की पहचान करवाता है। जैसे ताज महल के बारे में हमें वो पूरा वहाँ का मंज़र पेश करेगा तो हमें ताज महल की झलक मिल गई। तो इसी तरह से आप मान लो लाल किला का ज़िक्र हुआ तो वहाँ का हमें वो मंज़र हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। और चार मीनार की आप देख लें, वो ज़िक्र हमारे सामने आया, ताज महल का ज़िक्र आया। तो कहने का मकसद ये है कि सफ़रनामा निगार जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र हमारे सामने पेश करता है, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें भी हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों की सैर भी हमें करवा देता है, मुख्तलिफ़ शख्सियतों से भी हमें वाकिफ़ करवा देता है और रस्म और रवाज से वाकिफ़ करवाता है। इसी तरह से यानी मुख्तलिफ़ जो तौर तरीके हैं, रस्म और रवाज हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के बारे में, लोगों की ज़ुबान है, बोलियां हैं, उनकी बोल चाल की जो तहज़ीब है, कल्चर है, रस्म और रवाज है, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में सफ़रनामा में हमें वाक़फ़ियत हासिल करवाई जाती है। यानी जो जो चीज़ सफ़र करने वाला शख्स यानी मुसाफिर देख कर आता है वही वो लिखता है, चाहे वो सफ़र के दौरान ही लिखता रहे, चाहे वापस आकर एक जगह पहुंचकर वो लिखेगा, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी आंखों के सामने आ जाएंगी। तो हम भी उन रस्म व रवाज से, हालात से, वाक़ात से और ज़ुबान से मुतासिर होंगे। तो यहाँ तक हमने देखा है सफ़रनामा के हवाले से। हाँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा सफ़रनामा के हवाले से। आप समझ चुके हैं कि सफ़र से मुराद है कि कोई भी मुसाफत तय करना या ट्रैवल करना, ठीक है। तो आप सफ़र के दौरान जो भी कुछ देखेंगे, जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, कुछ भी है, वो जब आप लिख कर एक तहरीर के ज़रिए दूसरों तक वो पैगाम पहुंचाते हैं, जो चीज़ें आप देख कर आए हैं, जहाँ जहाँ की आपने सैर की है, जिन शख्सियतों से आप मिले हैं, उनका ज़िक्र जब आप एक तहरीर में करते हैं तो वो सफ़रनामा कहलाती है। तो वही उन चीज़ों से जो क़ारीन हैं, पढ़ने वाले मुतासिर होते हैं, उनके अंदर भी एक ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है ताकि वो भी उन चीज़ों को देख पाएँ, वहाँ की सैर कर सकें। तो एक सफ़रनामा के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ मकामात की सैर भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों की रस्म व रवाज, तहज़ीब, कल्चर, वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, हम उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि जब भी कहीं जाएं तो सफ़रनामा ज़रूर लिखें, यानी अपने पास एक डायरी रखें तो सफ़र के हालात उस पर लिखते रहें, ताकि कोई भी अगर उसको पढ़ेगा उनके लिए वो तो एक तारीख़ का काम भी करते हैं, उसमें अफसाना निगारी की झलक भी आ जाती है, मुख्तलिफ़ असनाफ़ की झलक उसमें मिलती रहती है। तो इस तरह से सफ़रनामा जो है ये अगर देखा जाए तो एक अहम रोल अदा करता है। तो चलिए अब आगे देखेंगे हम सफ़रनामा का आगाज़ व इर्तिका। तो आगाज़ इर्तिका से आप समझते हैं क्या मुराद है कि आगाज़ इर्तिका होता है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट समझते हैं कि किसी चीज़ का आगाज़ कब हुआ और आगे इर्तिका यानी उसने तरक्की कैसे की है, ठीक है। तो जहाँ तक सफ़रनामा का ताल्लुक़ है तो उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ़ खान कंबलपोश का अजाइबात फ़रंग है। मेरी बात याद रखना कि सफ़रनामा पहले से भी चली आ रही है ये रवायत, लेकिन उतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। सफ़रनामा की जो रवायत है, सफ़रनामा लिखने का रवाज उतना पुराना नहीं है, क़दीम नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक़्त दास्तानों का ज़्यादा रवाज था, नावल का, अफ़साने का, कहानियों का रवाज था। तो कहानी के तौर पर पेश किए जाते थे हालात, लेकिन ये कहीं ना कहीं झलक ज़रूर मिलती थी। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो सफ़रनामा का रवाज है तो ये कहाँ से शुरू हुआ? जो यूसुफ़ खान कंबलपोश, ये इनका पूरा नाम है, यूसुफ़ खान कंबलपोश जो हैं, इन्होंने अजाइबात फ़रंग लिखा। सबसे पहला सफ़रनामा है ये। कब लिखा? 1847 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में ये शाया हुआ। क्या? अजाइबात फ़रंग, यूसुफ़ खान कंबलपोश ने लिखा है। सर सैयद अहमद ख़ान ने
आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उर्दू का सबसे पहला सफ़रनामा कौन सा है? यूसुफ खान कंबलपोश का अजायबात फ़रंग। कब लिखा गया है? 1847 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1870 ईस्वी में मुसाफरान लंदन लिखा है। ये भी सफ़रनामा है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि मुसाफरान लंदन किसका लिखा हुआ अफसाना है, सफ़रनामा है? तो मुसाफरान लंदन किसने लिखा है? सर सैयद अहमद ख़ान ने। कब लिखा? 1870 ईस्वी में। उनके बाद यानी या इसके बाद आप लिख सकते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सैर ऐरान लिखा है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सैर ऐरान किसका सफ़रनामा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। 20वीं सदी में बेशुमार सफ़रनामे लिखे गए, लेकिन सफ़रनामों का बेहतरीन दौर 1950 ईस्वी से शुरू हुआ है। यहाँ तक आप क्या समझे हैं कि यहाँ इससे पहले सफ़रनामे लिखे गए हैं, लेकिन जो बाज़ाब्ता तौर पर सफ़रनामे का रवाज है वो कब शुरू हुआ? 1950 के बाद। उर्दू के हर बड़े नसर नगार ने सफ़रनामे लिखे हैं, यानी जो भी कोई बड़ा सफ़रनामा निगार है, नसर निगार है, नसर लिखने वाला है, उसने सफ़रनामा ज़रूर लिखा है। तो नसर निगार कौन से हो गए? अदीब, जो कहानियाँ, दास्तानें, नावल, अफसाने, ड्रामे लिखने वाले हैं। तो उन्होंने लगभग हर जो बड़ा अदीब है उसने सफ़रनामे ज़रूर लिखे हैं। और अब ये रवाज आम हो गया है, यानी अब हर कोई सफ़रनामा लिखता है, क्योंकि ये इसमें दिलचस्पी भी है। और मान लो आप यहाँ से सऊदी अरबिया जा रहे हैं, हज का मौका है, तो आप वहाँ पर हज की जो मनाजिर वो देख के आएंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उन वाक़ात से, उन मकामात से यहाँ के लोगों को, घर वालों को भी मुतासिर करें, उनको भी बताएं वो तमाम हालात वहाँ के। तो इस तरह से उनकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए आप वो तमाम हालात इनके सामने बयान करेंगे। तो मान लो आपने सफ़रनामा बयान किया है, तो इस तरह से आजकल इस सफ़रनामे का जो रवाज है वो आम हो चुका है। तो और ये सिन्फ जो है अब लगातार तरक्की कर रही है। तो आगाज़ इर्तिका में आपने क्या याद रखा? कब से इसका आगाज़ हुआ, किसने किया? यूसुफ खान कंबलपोश ने सबसे पहले अजायबात फ़रंग लिखकर उर्दू सफ़रनामा का आगाज़ किया है। तो कब इनका सफ़रनामा शाया हुआ? अजायबात फ़रंग 1847 ईस्वी में। और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने 1870 में कौन सा सफ़रनामा लिखा? मुसाफरान लंदन। तो सैर ऐरान किसका सफ़रनामा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो इसी तरह से अब ये रवायत आगे बढ़ती है और लगातार तरक्की कर रही है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमने अभी तक पढ़ा है सफ़रनामा की तारीफ़ और उसके आगाज़ व इर्तिका। तो बहुत ही आपके लिए ये एक ज़रूरी नोट है। आप लोग इसको PDF आपको मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आराम से आप लोग लिख कर तैयार करेंगे। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। कोई भी अगर किसी का सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, जहाँ से समझ नहीं आया। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। तो लगातार पूरा लेक्चर देखा करें, जो समझ में नहीं आता वो ज़रूर पूछा करें। शुक्रिया, नवाज़िश।